नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे गुना से इस वक्त की बड़ी खबर की। युवक को जिंदा जलाया गया। लेन देन के विवाद में युवक को जिंदा जला दिया गया। युवक विजय सहरिया की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छोटा विवाद था, विवाद इतना बढ़ गया कि लेन देन के विवाद में युवक को जिंदा जला दिया गया। तो आरोपियों ने जिंदा जला दिया युवक को और युवक को तुरंत अस्पताल जब भर्ती किया गया तो इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया और इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गुना से। आप देखिए कैसी वारदातें हैं कि लेन देन के चलते अब जान लेना भी लोगों के लिए कितना आसान हो रहा है और यही कारण है कि कानून का भी खौफ नहीं है। और विजय नाम के युवक को लेन देन के चलते जिंदा जला दिया गया, अस्पताल भर्ती किया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो गुना से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर युवक को जिंदा जला दिया गया। लेन देन था और लेन देन के चलते विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बातचीत तो हुई ही, लेकिन इस दौरान अब जान पर भी बनाई। और युवक का नाम विजय सहरिया है जिसे जिंदा जला दिया गया है। जब जिंदा जलाया गया उसके बाद उसे हॉस्पिटल भर्ती किया गया। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। दोनों ही पक्षों के जो और भी अन्य लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे विवाद के चलते, जिनके नॉलेज में इनका लेन देन का विवाद है, उनसे भी पूछताछ अब पुलिस करेगी और बाकी आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी। उचित धाराओं के तहत पूरा मामला पंजीबद्ध किया गया है। विजय सहरिया के मौत के बाद अब मामले ने काफी तूल भी पकड़ा। गुना से बड़ी खबर है और देखिए आपकी हाल ही में वहां पर उपचुनाव भी हुआ है और उसके बाद जिस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वहां से आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त कोरोना काल के बाद से अब लोगों के दिमाग में किस तरीके का प्रवृत्ति हुई है कि लोग वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय जुड़ गए हैं। विजय, लेन देन का विवाद था, जान लेने की जरूरत नहीं थी, युवक को जिंदा जला दिया गया, पूरा मामला बताएं। और संवाददाता विजय जोगी जुड़ गए हैं, उनसे फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। विजय, छोटा सा विवाद था लेन देन को लेकर और इसमें युवक की जान ले ली गई, पूरा मामला क्या है? तो शायद विजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि लोगों के अंदर इतनी ऐसी प्रवृत्ति आ चुकी है जो कि अब रोजगार है नहीं, बहुत ज्यादा साधन है नहीं और जब आर्थिक तंगी होती है दिलो दिमाग में तो जाहिर सी बात है कि घटनाएं भी घटती हैं। लेकिन किसी को जिंदा जला दिया जाना, आप समझ सकते हैं कि प्रवृत्ति कैसी रही होगी युवक की, आरोपी की, कि उसने आरोपी युवक ने जिसके साथ विवाद था लेन देन के, मृतक को जिंदा जला दिया। विजय नाम है मृतक का और उस इतना विवाद बढ़ गया कि उसे जिंदा जलाने के पीछे जरा भी उसने नहीं सोचा और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही विजय को अस्पताल भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो खबर गुना से जहां पर युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। लेन देन का पुराना विवाद था और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने युवक को जिंदा ही जला दिया, आग के हवाले कर दिया। विजय सहरिया की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया है। बालाघाट में नक्सलियों से मुठभेड़। जी हां, कुमादेही के मालखेड़ी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। बालाघाट से 70 किलोमीटर दूर बैहर इलाके में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को ढेर किया गया है। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे नक्सली और इस दौरान एक महिला भी ढेर हुई है। बालाघाट में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। कुमादेही के मालखेड़ी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को भी ढेर किया गया है। बालाघाट से 70 किलोमीटर दूर बैहर इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है।
तो मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को ढेर किया गया, कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी है। मुखबिर की सूचना थी और उसके आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और जब पहुंची कार्रवाई करने तो इस दौरान कुमारदेही के मालखेड़ी में पुलिस नक्सलियों के साथ भिड़ गई और इस दौरान महिला नक्सली को ढेर किया गया है। कुछ और भी नक्सलियों के घायल होने की जानकारी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। तो बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे नक्सली, लेकिन मुखबिर के सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और इस वारदात को रोक दिया गया। रीवा से खबर, स्वीट एजेंसी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में माचिस सिगरेट का गोडाउन, मौके पर पहुंची दमकल की टीम, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बड़ी खबर रीवा से, स्वीट एजेंसी में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट से आग की बात सामने आई है। बिल्डिंग में माचिस सिगरेट का गोडाउन है और जब आग लगी तो देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। पूरे अंदर का जो हिस्सा था उसमें पूरी आग फैल गई है और आप देख सकते हैं कि बाहर से भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। लोग काफी परेशान हुए, तुरंत दमकल को सूचना दी गई। लोग खुद पानी लेकर दौड़े, आग को बुझाने की कोशिश की गई और उसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। तो धुएं के गुबार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर माचिस का गोडाउन था और जैसे ही आग लगी तो आग ने विकराल रूप ले लिया। बिल्डिंग में माचिस और सिगरेट का गोडाउन था और यही कारण है कि यहाँ पर आग और तेजी से फैली। अब जब सिगरेट जली, माचिस जली तो उसके बाद धुआं भी निकला, लोग परेशान भी हुए, लोगों को डर भी था क्योंकि आसपास का इलाका आप देख सकते हैं काफी घना इलाका नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में आग लगने की बात सामने आई है। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है कि आग कैसे लगी है। प्रथम दृष्टया तो इसे शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगना पाया गया है। स्वीट एजेंसी है जहां पर आग लगी है और अंदर का पूरा हिस्सा आग की चपेट में आया है। आप बाहर से निकल रहे धुएं के गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अर्पित जुड़ गए हैं। अर्पित, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है, तकरीबन कितना नुकसान हुआ है और क्या अभी आग को बुझा लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोगर मोहल्ले में स्थित स्वीट की दुकान है, जिसमें स्वीट की एजेंसी है, जिसमें आज आग लग गई है। सब बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगभग आग लगी है और फिलहाल अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की जानकारी जो इसके मालिक है उनके द्वारा दी गई है। तुरंत ही जैसे ही उनकी जानकारी लगी कि उनकी दुकान में आग लगी है, तुरंत ही उन्होंने दमकल की टीम को सूचना दी और उसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है और लगभग आग पर नियंत्रण किया जा चुका है। जी बिल्कुल। अर्पित, साथ ही जब आग लगी तो ये देखते ही देखते बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया। एक बात और है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अर्पित के आसपास थोड़ा सा घना इलाका समझ में आ रहा है। यदि माचिस और सिगरेट की यहाँ पर गोदाम था या दुकान थी, जो भी था, तो यहाँ पर तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल कहा गया है कि जो भी ज्वलनशील चीजें होंगी वो इलाके से दूर रहेंगी। जी निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि आए दिन इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है और पुलिस प्रशासन के पास लोगों की शिकायतें भी जा रही हैं कि ऐसे ज्वलनशील जो पदार्थ हैं उनको घर तो किससे दूर किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और इस पर तो क्या अभी कोई कार्रवाई की बात सामने आई अर्पित इस पूरे मामले पर? जी अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और मामले पर निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार बिल्कुल घने बस्ती के इलाके पर इस तरह के गोदाम रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की बड़ी मानी जा रही है। जी बिल्कुल। और फिलहाल आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया? जी बिल्कुल, आग पर नियंत्रण कर लिया गया है और अभी भी दमकल की टीम लगी हुई है मौके पर। अच्छा जी अर्पित, तो ये तस्वीरें भी आप एक बार फिर से देखिए। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रीवा की, जहां पर स्वीट एजेंसी में आग लगी थी और जैसा कि अर्पित बता रहे हैं कि घना एरिया है और यहाँ पर ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उसे आप नहीं रख सकते हैं लोगों के बीच में, उसे दूर ही रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और इसके चलते अब कहीं ना कहीं इस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। बिल्डिंग में माचिस सिगरेट का गोडाउन था। अर्पित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब प्रशासन लापरवाही भी कह सकते हैं।
अगली खबर रायपुर से है, जहां आईटी छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। व्यापक और एएसए एडवाइजर पर छापा पड़ा है और रायपुर के 4 ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में पूरी हुई विभाग की कार्रवाई, छापे में कई दस्तावेज और लूज पेपर भी बरामद किए गए हैं। तो आज दूसरा दिन है आईटी के छापे की कार्रवाई का और व्यापक और साथ ही एएसए एडवर्टाइजर पर छापा पड़ा है। रायपुर के 4 ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में पूरी हुई विभाग की कार्रवाई, छापे में कई दस्तावेज और लूज पेपर भी बरामद किए गए हैं। अब जो पेपर बरामद किए गए हैं, जो दस्तावेज बरामद किए गए, हो सकता है और साथ ही यहाँ पर टैक्स चोरी का भी बड़ा खुलासा होने की आशंका बनी हुई है। आईटी विभाग पूरे तरीके से इस पूरे मामले पर जांच में जुटा हुआ है। तो आईटी छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। 4 जगहों पर एक साथ कार्रवाई की गई थी, 4 ठिकानों पर। बिलासपुर में कार्रवाई पूरी हो चुकी है, विभाग ने पूरी कर ली है और कई सारे दस्तावेज कागजात भी यहां से पाए गए हैं। लूज पेपर भी बरामद किया गया है। आशंका है शायद यहां पर टैक्स चोरी का भी बड़ा मामला सामने आ सकता है और सभी ठिकानों पर शाम तक कार्रवाई पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 2 दिन से लगातार छापामार कार्रवाई कर रहे हैं, कागजात खंगाले जा रहे हैं और इसमें कई बड़े अहम खुलासे भी होने की पूरी आशंका बनी हुई है। तो रायपुर के साथ साथ अन्य 3 ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई हुई है और इस व्यापक और एएसए एडवर्टाइजर पर छापा पड़ा है और इस कंपनी पे छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात भी निकाले गए हैं, जिनके जरिए पता लगाया जा सकता है कि तकरीबन कितने समय से आय से अधिक संपत्ति यहाँ पर बेजा संपत्ति इकट्ठा की गई है। क्या टैक्स चोरी का भी पूरा मामला यहाँ पर सामने आता है और साथ ही विभाग अब और भी कुछ लोगों से तार जुड़े होने की आशंका जाहिर कर रहा है। हो सकता है कि अन्य राज्यों से भी इनका कोई कनेक्शन होगा। निवाड़ी से खबर, जहां प्रहलाद को बचाने की कवायद अभी भी जारी है। कुछ ही घंटों में निकल आएगा प्रहलाद। 19 फीट खोदी जा चुकी है सुरंग। बुधवार सुबह से ही बोरवेल में प्रहलाद फंसा हुआ है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम संयुक्त रेस्क्यू में जुटी हुई है और गांव के लोग भी प्रहलाद को निकलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रहलाद की सलामती के लिए दुआएं भी हो रही हैं, प्रार्थनाओं का दौर जारी है, पूजा पाठ हो रही है। हालांकि पूरे ग्रामीण इलाके में धारा 144 लगा दी गई है ताकि ज्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी कोई घटना घटित होती है तो आसपास के लोग भी पहुंचते हैं देखने के लिए, क्योंकि रेस्क्यू टीम को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और लोग आगे बढ़ बढ़कर देखने की कोशिश करते हैं। कोई घटना हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है और यही कारण है कि स्थिति काबू में रहे धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है। बच्चे के जो परिजन हैं, जो घर वाले हैं, वो वहां पर जरूर मौजूद हैं। उन्हें वक्त वक्त पर दिखा भी दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कैमरा लगाया गया है, उससे निगरानी रखी जा रही है, लेकिन मीडिया के सामने उस कैमरे के फुटेज सामने अभी नहीं दिए गए हैं। ये इस लिहाज से क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ वो इकट्ठी नहीं करना चाहते हैं इस रेस्क्यू के दौरान और माता पिता को दिखाई दिया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा है कि प्रहलाद अचित अवस्था में हो सकता है। जैसे ही प्रहलाद को निकाला जाए तुरंत उसे अस्पताल भेज दिया जाएगा। हालांकि मेडिकल की टीम वहां पर मौजूद है और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि 70 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, प्रहलाद अभी भी गड्ढे में है, ना उसने कुछ खाया है ना पिया है और उसकी आवाज भी कहा जा रहा है कि जब वो गिरा था उसके 1.5-2 घंटे तक तो उसने रिस्पॉन्स किया भी था, रोया भी था, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद उसका एक बार भी आवाज नहीं आई है और ना ही उसने किसी भी तरीके की कोई हलचल अंदर की है, ना ही कैमरे में कोई तस्वीरें कैद हुई हैं। तो इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अब जो खुदाई में प्रहलाद को जब निकाला जाएगा, यदि वो जीवित बच जाता है तो ये भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार कहलाएगा। आपने प्रहलाद को कैसे देखा, गिरा कैसे है? प्रहलाद हमको पता नहीं था, घर था, वो हम काम कर रहे थे, छेद कर रहे थे साहब के संग में। वो बोर पे तसा रखा था, पत्थर रखा था, वो हम छेद कर रहे नेवड़े थे। प्रहलाद हमें नहीं दिखाया। वो जब चिल्लाना, जब हमको आवाज़ आई, हम बोर पे गए, हम टेरने लगे, वे चिल्ला रहा है। अंदर चला गया तब आपने क्या कहा उसने? हमने ये कही कि प्रहलाद हम जुआ डाल रहा बेटा, रास्ता डाल रहा है। वो हम बोले डालो, हमने कि आप रास्ता नहीं डाला, हम हाथ के पकड़ रहा है, बस हम हाथ की कतरा है। 1 घंटा चिल्ला रहा है, हम हाथ की कतरा है।
फिर उसके बाद आवाज आई? उसके बाद आवाज आई, फिर आवाज नहीं आई, बेहोश हो गए। अच्छा, प्रहलाद का इंतजार पिछले 3 दिनों से आप यहीं पे बैठ के यहीं पे बैठे हम प्रहलाद का इंतजार करे हैं। 3 दिन के यहीं से बैठे, शासन जो है काम जारी है फुल। तो प्रहलाद का इंतजार इनके दादा और पूरे परिवार के लोगों के है, इनके माता पिता और दादी भी हैं, जिनके आंसू अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इनके आंसू निकल रहे हैं। इनके पिता हैं जो प्रहलाद के पिछले 3 दिनों से यहीं खेत पर बैठे हुए हैं, लगातार अपने बेटे के लाल का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर प्रहलाद जो 70 घंटे से बोरवेल में फंसा है कब बाहर निकलेगा। क्या उम्मीद है आपको? सर इसमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी निकल आएगा। कैसे गिरा बोरवेल में? खेलते खेलते चला गया है सर। तो आप कब कितने दिन से यहीं पे बैठे हैं? सर 4 दिन हो गया, 4था दिन है ये पर। घर नहीं गए? तो जाते जाते का इंतजार कर रहे हैं, वो अपने घर नहीं गए, यहीं खेत पे बैठे हुए हैं। इनके माता पिता हैं, दादी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या इंतजार है प्रहलाद का, कैसा लग रहा है? अब कुछ ही समय बाकी है जब प्रहलाद निकल कर आएगा। देखो, इनके माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी ही दर्दनाक घटना है जो प्रहलाद पिछले 70 घंटे से बोरवेल में फंसा हुआ है। आखिर सभी लोग अब इसी इंतजार में हैं कि आखिर प्रहलाद कब इस बोरवेल से बाहर निकलेगा। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। तो देखा आपने, परिजन काफी परेशान हैं, पिता भी पिछले 4 दिन से यहीं पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव रावत जुड़े हुए हैं। राजीव, और अभी कितना वक्त, बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि और अभी कितना वक्त लगेगा प्रहलाद के निकलने को लेकर? लगातार जारी है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और साथ में आर्मी जो संयुक्त ऑपरेशन इनका चल रहा है। जो टर्मिनल है वो 21 फीट खुद चुकी है, खुदाई हो चुकी है उसकी, और इसके बाद 3 फीट अभी और बाकी है, जिसको लेकर धीरे धीरे उसकी खुदाई की जा रही है। हालांकि उसकी खुदाई में थोड़ा परेशानी आ रही है, क्योंकि थोड़ा पत्थर भी वहां से थोड़ा ड्रिल करने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन धीरे धीरे लगातार आगे की ओर जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार सुरंग से आगे की ओर बढ़ रही है। हालांकि जैसे ही 1 फीट तक रह जाएगा उसके बाद फिर ड्रिल मशीन से नहीं खोदा जाएगा, सिर्फ हाथ से ही मिट्टी निकाली जाएगी, ताकि जो बोरवेल है वो धसक ना जाए और उससे बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है, जिसको लेकर रेस्क्यू टीम है वो बड़ी ही टेक्निकल तरीके से उसको अंजाम देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे तमाम अधिकारी मौजूद हैं। हो सकता है हम एडीएम से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे, आप उनसे जान सकती हैं लगभग कितना समय लगेगा। एडीएम साहब से हम बात कराएंगे आपको मोबाइल पर, वो आपको पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। हेलो जी सर, अब जानना चाहेंगे, न्यूज़ 18 से बात कर रहे हैं, जानना चाहेंगे अभी कितना और वक्त लग जाएगा प्रहलाद को निकालने के लिए, क्योंकि लगातार सुबह से ही रेस्क्यू टीम लगी हुई है। मैम सुबह से तो ठीक है, वो तो कल से चल रहा है, मतलब ये वाला काम, और 4 तारीख से शुरू है। और इसमें करीब क्या है, अभी लगभग हमारा 3 फुट तो मेन वो बचा है जो हमारा हॉरिजॉन्टल खोदना है। हाँ। उसके बाद 1 फुट और है। अब प्रश्न ये है मैम कि 21 फुट हमारा चल रहा है, 21 फुट जब खुद जाएगा तो उसके बाद जो हम इससे प्रेशर से खोद रहे हैं उसको बंद करके, जिससे कि उसमें जर्क न लगे, उसमें धमक न लगे और बच्चा नीचे चला जाए या कोई लॉस न हो। इसलिए फिर ये जो हमारी रेस्क्यू टीम, उनका कहना यह है कि साहब वो हम फिर उससे खुरपी से या किसी हथियार से खोदेंगे, जिससे कि उसको जर्क न लगे और आराम से बच्चे को सुरक्षित निकालने की कोशिश करेंगे। जी, एक सवाल और है जो कि बार बार सभी के जहन में आ रहा है कि 70 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है सर, अब बच्चा सुरक्षित है, माना जाए कि बच्चा अभी भी जीवित है? देखिए, उसको देखने के लिए अभी उसको कई बार मैंने बाइट दी है, लोगों को बताया है कि बच्चा अचेतन अवस्था में है, मूवमेंट नहीं है उसका रिजल्ट नहीं कहा जा सकता जब तक वो सुरक्षित निकल नहीं आए और डॉक्टर टीम वो चेक न कर ले। जी। आपको ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वो ठीक हो, सबसे दुआ मांगता हूँ, आपसे भी यही। बिल्कुल न्यूज़ 18 भी यही दुआ है, ईश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार होगा यदि बच्चा बिल्कुल सही सलामत वापस निकल आता है तो। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखिए बस 3 से 4 फीट और अभी थोड़ी सी खुदाई हॉरिजॉन्टल मोड पर करनी है। और अभी आप रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं उनको सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि बस मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे प्रहलाद को निकालने को लेकर। और इस दौरान बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि यदि थोड़ी लापरवाही होती है तो हो सकता है कि बोरवेल का जितना जो गड्ढा खोदा गया था वहां से मिट्टी धसक सकती है, और इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। सिंगरौली में भीषण सड़क हादसा हुआ। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 10 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बेकाबू होकर गाड़ी पलटी। सरई थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे थे, रिश्ते देखकर लौट रहे थे, और इसी दौरान बीच रास्ते में ही गजरा बहरा गांव के पास ये हादसा हुआ है। और इस पूरे हादसे के दौरान 4 लोग, यानी कि जो वाहन चालक था वो, घर के जो मुखिया है वो, उनके साथ साथ 2 अन्य लोगों की मौत हो गई और बाकी 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। 10 की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें सतना के ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया है और सरई में ही भर्ती किया गया था घायलों को, और उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया गया सतना। बड़ी खबर सिंगरौली से। एक और बड़ी खबर सतना से। बेकाबू होकर बस खाई में गिर गई। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं और 2 यात्रियों की हालत काफी गंभीर बताई गई है। तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शहडोल से रीवा जा रही थी बस। चरकी घाटी पर यह हादसा हुआ है। रामनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर है सतना से। आप ये तस्वीर भी देखिए, जहां बेकाबू होकर बस खाई में जा गिरी और हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। कुछ को ज्यादा चोटें आई हैं, कुछ को हल्की चोट आई है। 2 यात्रियों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो ये 2 तस्वीर आप देखिए, जहां एक तरफ सिंगरौली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं सतना की तस्वीर। सिंगरौली में जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, वाहन पलट गया और इसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 10 की हालत गंभीर है, 4 लोगों की मौत हो गई। और दूसरी तस्वीर है सतना की, 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। 2 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर कोई अभी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार वारदातें घटनाएं सामने आ रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां पर कारण एक ही है, रफ्तार का कहर। यानी कि रफ्तार को यदि काबू में करके वाहन चलाया जाएगा तो इस तरीके के हादसों से बचा जा सकता है।